गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ा था। आज हम प्रकाश का विक्षेपण पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन। प्रकाश का विक्षेपण। ऑफ लाइट। प्रकाश का विक्षेपण। देखें क्या होता है प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है उसे हम कहते हैं प्रकाश का घटना को प्रकाश का विक्षेपण। मतलब क्या हो गया, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना ही या विभक्त होने की जो घटना होती है उसी को हम विक्षेपण कहते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। मतलब किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो आपतित जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख लें। प्रकाश का विक्षेपण मतलब प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना। प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में, प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना। विभक्त मतलब टूटना, विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं हम? विभक्त होने की घटना को विक्षेपण कहते हैं। घटना को विक्षेपण कहते हैं। जैसे सूरज से आने वाले प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो दूसरी तरफ वो अपने घटक कलरों में विभक्त हो जाता है, मतलब 7 कलर में विभाजित हो जाता है। अभी देखेंगे हम उसको। तो सबसे पहले तो हमें परिभाषा पता हो कि विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है वही क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है। और किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये भी लिख लें हम। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। मतलब जो पदार्थ का अपवर्तनांक है वह किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। अब हम विक्षेपण पढ़ रहे हैं किससे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। किसके द्वारा? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कैसे होगा, मतलब कैसे वो कलर में विभाजित होगा, अपने अवयवी रंगों में कैसे विभक्त होगा, इसको हम एक प्रिज्म के प्रयोग के द्वारा देखते हैं। तो देखें, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण।
प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना विक्षेपण कहलाएगी, और प्रिज्म के द्वारा कैसे वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होगा उसको हम देखते हैं। तो ये हम लेते हैं, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि सूर्य किसी प्रिज्म के ऊपर गुजारते हैं। जैसे प्रिज्म ले लो, पहले डायग्राम ले लेते हैं। ये प्रिज्म लिया, जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रिज्म हमने ले लिया, ये प्रिज्म हो गया ए बी सी। हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म पर हम सूर्य से आने वाला प्रकाश गुजारते हैं। मतलब ये इसके एक फलक एसी पर मैंने सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश इसके ऊपर आपतित किया। प्रकाश श्वेत रूप में ही आता है सूर्य से आने वाला, और प्रकाश जो होता है 7 कलर से बना हुआ होता है। तो ये श्वेत प्रकाश पुंज डाल दिया हमने किस पे, इस प्रिज्म के ऊपर। ये हमने श्वेत प्रकाश पुंज, श्वेत प्रकाश पुंज, ये श्वेत प्रकाश पुंज डाल रहे हैं हम किसके ऊपर, ये प्रिज्म के फलक या पृष्ठ एसी पर। जैसे ही हम इसके ऊपर श्वेत प्रकाश पुंज डालेंगे, सूर्य से आने वाला प्रकाश डालेंगे, वैसे ही ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, और यहाँ से जैसे सपोज अभी लंबे, तो इसका क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, वायु से काल में प्रवेश करेगा, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। सपोज जैसे ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब होगा, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा ये प्रकाश। जैसे इसको थोड़ा फिर से बना ले, ये तो जैसे ये प्रकाश जैसे अभिलंब बनाया, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, ये अभिलंब की ओर झुक गया, तो ये अपवर्तित प्रकाश किरण हो गई। ऐसे ही ये 7 कलर जो इसके हैं वो सभी में टूट जाएंगे। ये बिल्कुल यहाँ पर नजदीक आएंगे, ये पट्टी का एक नजर आएगी यहाँ पर, इस प्रकार से ये अपने घटकों में टूट जाएगा, और जैसे बाहर जाएगा तो वापिस से क्या होगा, अभिलंब, जैसे ये प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में टूट गया अंदर की ओर, क्योंकि ये अगर ये यहाँ से जैसे ही दूसरे एसिस इसका वापिस अपवर्तन होगा, तो ये प्रकाश किरण जो है ये क्या होगी, वापिस जैसे अभिलंब है तो अभिलंब से दूर हटेगी। मतलब इस प्रकार से ये इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये 7 कलर में अपने विभक्त हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कलर जो होते हैं ये विबग्योर, मतलब इसके कलर का जो है विबग्योर, पहला जो क्रम होगा इसका ये वी और ये आर, लास्ट वाला आर। तो ये कलर जो है यहाँ पर जो लिखे हुए वो विबग्योर है, मतलब पहला कलर तो वी है, नीचे नीचे वाला वी आई बी जी वाई ओ आर, तो ये आर वाला कलर तो ये है, और ये वी वाला कलर ये वाला है, मतलब पहला लास्ट कलर। ये यहां से इसका बाहर निकली, जो कि हमने प्रिज्म में पढ़ा है पहले भी, अपने घटक में टूट गया। तो ये हो गया हमारे पास प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना। तो प्रकाश पुंज जैसे इसके ऊपर डाला, तो ये अपने भी रंगों में विभक्त हो जाता है। विबग्योर मतलब ये हो गया बैंगनी, लास्ट बैंगनी, और ऊपरी वाला कलर लाल कलर। ठीक है, विबग्योर तो जानते ही हैं। इसका विचलन अगर देखा जाए तो आपतित किरण को अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और इनको पीछे की ओर बढ़ा दें, तो विचलन कोण आ जाएंगे सभी के, जो हमने प्रिज्म में पढ़ा था। तो ये 7 कलर में विभक्त हो गया, यही कहलाता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। प्रिज्म के एक फलक पर अगर हम श्वेत प्रकाश डालते तो अगर हम कोई पर्दा लें तो वहां पर हमें कलरफुल पट्टी का नजर आती है। तो इसको भी हम थ्योरी में लिख लें, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, क्या है, सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है, हम जानते हैं, लिख लें इसको, सूर्य का प्रकाश श्वेत, मतलब सफेद, श्वेत होता है
सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है। और क्या होता है, जब इसे कांच के प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो यह प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब इसे कांच के प्रिज्म पर आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ये देखें, जब हमने श्वेत प्रकाश को उसी पर डाला, प्रिज्म पर डाला, तो ये कितने कलर में, 7 कलर में विभक्त हो जाता है, जिसका कलर क्या होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, विबग्योर। तो ये क्या है, क्वेश्चन में चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या है ये, बेनिहा पिनाला या विबग्योर, ये विबग्योर, ये 7 कलर जो है, ठीक है। तो ये तो सभी जानते हैं कि क्या होते हैं कलर, ये बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब देखें, लाल रंग का विचलन सबसे कम, ये देखें यहाँ पर, ये ऊपर वाला कलर लाल है, तो यहाँ पर अगर हम इसको डॉट 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 आगे बढ़ाएं, इसको पीछे बढ़ा के देखते हैं, तो ये विचलन सबसे कम। फिर दूसरी वाली किरण का विचलन, पहले ये किरण है, ये यहाँ पर विचलन कोण प्राप्त हो रहा है लाल रंग का, कम, फिर से ज्यादा है, तो फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा। देखें, ये आगे बढ़ाया हमने इसको, तो ये विचलन कोण प्राप्त हो रहा है ये वाला, तो ये कम, फिर दूसरी किरण इसके नीचे है, तो फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ऐसे करके बैंगनी पर ये सबसे ज्यादा होगा। मतलब लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें भी, लाल रंग का विचलन सबसे कम एवं बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का विचलन, लाल रंग का विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का मतलब लाल रंग, रेड का सबसे ज्यादा, रेड का सबसे कम होगा विचलन और बैंगनी का सबसे ज्यादा। तो ये लाल रंग का विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। और इसे ही प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं या श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो, इसे ही प्रिज्म द्वारा श्वेत, इसे ही प्रिज्म द्वारा क्या कहते हैं हम, लिख लो, इसे ही प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, इसे ही प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश या प्रकाश का, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ये हो गया हमारे पास इसका विक्षेपण कैसे होता है प्रिज्म से। और तथा 7 रंगों से मिलकर बने, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ जो प्रतिरूप होता है ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। पूरा मिला हुआ है, बैनी यहाँ पिलाना, 7 कलर इसके अंदर है, तो ये जो पूरा प्रतिरूप है ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। तो इसको भी आगे लिख लो, तथा 7 रंगों से मिलकर, तथा 7 रंगों से मिलकर बने इस प्रतिरूप को, तथा 7 रंगों से मिलकर बने
इस प्रतिरूप को क्या कहते हैं? हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तथा 7 रंगों से मिलकर बने इस प्रतिरूप को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये स्पेक्ट्रम की परिभाषा भी इसमें आ गई, स्पेक्ट्रम और ये प्रकाश का विक्षेपण, दोनों परिभाषा हो गई। तो ये जो कलरफुल पट्टी का इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब देखें हम लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण क्या होगा? उसका विचलन भी क्या होगा? कम ही प्राप्त होगा। जबकि बैंगनी रंग के लिए क्या होगा? अपवर्तनांक अधिक होने के कारण उसका विचलन भी अधिक प्राप्त होगा और इस कारण से प्रकाश का विक्षेपण हो जाता है। आगे चाहे तो रीजन भी लिख सकते हैं। लाल रंग जो है, लाल रंग हमारे पास है। लाल रंग के प्रकाश, कौन सा रंग? लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक, लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक कम। ये लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? कम। कांच का अपवर्तनांक, ये देखो लाल रंग है तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम। क्या डायरेक्ट सबसे कम होगा? इसका सबसे अधिक होगा। तो यूं लिख लो डायरेक्ट, लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण उसका विचलन भी क्या होगा? कम प्राप्त होता है। लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण इसका विचलन भी कम, इसका विचलन भी क्या होता है? कम प्राप्त होता है। मतलब लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण इसका विचलन भी क्या होगा? कम प्राप्त होता है। और बाद में क्या होगा? जबकि जो बैंगनी रंग है उसके लिए क्या होगा? कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होने के कारण, जबकि बैंगनी रंग के लिए या बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, कुछ भी लिख लो, जबकि बैंगनी रंग के लिए या बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए बात एक ही है। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन भी अधिक प्राप्त होता है, या विचलन भी अधिक होता है। और इसी कारण क्या होता है? और इसी कारण श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हो जाता है। इसी कारण
श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हो जाता है। तो ये था हमारे पास प्रकाश का विक्षेपण या श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, मतलब प्रिज्म से गुजारा 7 कलरों में विभक्त हो गया तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही विक्षेपण कहलाता है। और प्रिज्म के द्वारा हमने देख लिया कि प्रिज्म से गुजारते हुए 7 कलर प्राप्त हो जाते हैं और एक कलरफुल जो पट्टिका होती है कहलाती है स्पेक्ट्रम। अब हम ले रहे हैं कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण क्या होता है, क्योंकि वो भी हमारे काम आता है, उसका एक फॉर्मूला है जिसे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। तो अगला टॉपिक हम ले रहे हैं कोणीय विक्षेपण। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण क्या होता है? बैंगनी रंग के लिए कोणीय विचलन, बैंगनी रंग के लिए कोणीय विचलन एवं लाल रंग के लिए कोणीय विचलन का जो अंतर है, मतलब पहला कलर कौन सा था हमारा, ऊपर वाला लाल रंग था और नीचे वाला कलर कौन सा, बैंगनी रंग, तो उसका विचलन और इसका विचलन, मतलब लाल रंग का विचलन और बैंगनी रंग के विचलन में जो अंतर होता है उसे ही हम बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। क्या कहते हैं उसे हम? कोणीय विक्षेपण। तो डायरेक्ट हम परिभाषा लिख सकते हैं, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग, कौन सा रंग? बैंगनी रंग के कोणीय विचलन, बैंगनी रंग के कोणीय विचलन, कोणीय विचलन, बैंगनी रंग के कोणीय विचलन, और कौन सा? बैंगनी रंग और लाल रंग, बैंगनी रंग के कोणीय विचलन एवं लाल रंग के कोणीय विचलन एवं लाल रंग के कोणीय विचलन, कोणीय विचलन, मतलब बैंगनी रंग के कोणीय विचलन एवं लाल रंग के कोणीय विचलन में जो अंतर होता है, में विचलन का अंतर, विचलन का अंतर क्या कहलाता है? अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण कहलाता है, कोणीय विक्षेपण कहलाता है। ये हो गया हमारे पास परिभाषा, और इसे किससे प्रदर्शित अपन? थीटा से। तो थीटा बराबर क्या हो गया हमारे पास? थीटा बराबर हो गया विचलन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, मतलब दोनों का अंतर। इसे क्या लिख लो, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कोणीय विक्षेपण, अर्थात कोणीय विक्षेपण बराबर बैंगनी रंग का कोणीय विचलन कोणीय विचलन माइनस लाल रंग कोणीय विचलन। ये परिभाषा में लिखा हुआ है विचलन। तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिखते हैं थीटा से। तो थीटा बराबर बैंगनी रंग के लिए विचलन को डेल्टा से डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, आर फॉर रेड
मतलब आर तो लाल कलर के लिए हो गया, वी बैंगनी कलर के लिए हो गया, तो डेल्टा लग रहा है मतलब विचलन थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास कोणीय विक्षेपण का। अब कोणीय विक्षेपण तथा मध्य किरण लगभग पीले रंग लेते हैं, मध्य में लगभग हम कौन सा लेते हैं, पीला रंग। तो कोणीय विक्षेपण तथा मध्य किरण मतलब पीले रंग के लिए विचलन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो इसको भी चाहो तो परिभाषा लिख सकते हैं हम, यहाँ लगा लो हेडिंग वर्ण, कितनी बार पेपर में पूछ लिया जाता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। परिभाषा क्या हो जाएगी, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा कोणीय विक्षेपण, एक तो थीटा, तो ये हो गया कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण तथा मध्य किरण, तथा मध्य किरण जो लेते हैं हम पीले रंग की, किसके लिए ले रहे हैं हम, पीला रंग, लगभग मध्य में माना जाता है पीला, पीले रंग की किरण, पीले रंग के लिए, पीले रंग, कौन सी किरण ले रहे हैं हम, पीले रंग की किरण। तो क्या हो गया, कोणीय विक्षेपण तथा मध्य किरण के लिए विचलन के लिए विचलन के लिए विचलन का जो अनुपात होता है, विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की, के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, ओमेगा से, विक्षेपण क्षमता कहते हैं इसे, किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और ओमेगा बराबर क्या हो गया हमारे पास, वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर क्या हो गया, कोणीय विक्षेपण मध्य किरण का लिए विचलन। तो ये हो गया कोणीय अर्थात कोणीय अर्थात वर्ण विक्षेपण क्षमता, अर्थात वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर थीटा अपॉन, क्या जाएगा हमारे पास, थीटा अपॉन डेल्टा वाई, मतलब विचलन किसका, येलो वाई मतलब पीली किरण जो है पीले रंग की। तो ये आ गया, थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो ये आ गया ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, ये फॉर्मूला हमारे पास निकलता है। और ये हो गया एन वी, क्योंकि इसके समानुपात बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, एन वी, ये एन वी माइनस एन आर बटे क्या जाएगा, एन वी माइनस एन आर बटे एन माइनस 1। ये इस फॉर्मूले को हम, ऐसे तो मेन फॉर्मूला यही है, लेकिन ये कभी अपूर्णांक दे दिया जाता है विचलन की जगह, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा नेत्र, प्रकाशिक यंत्र। जो मैंने पहले चालू कर दिया था प्रकाशिक यंत्र, उसकी परिभाषा उसके बारे में बता दिया था कि प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं। मतलब प्रकाशिक यंत्र कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। और सबसे जो प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है वो है हमारी आंख, नेत्र। और उस नेत्र के बारे में हम
अगला टॉपिक जो लेंगे वो स्टार्ट करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है प्रकाशिक यंत्र, और प्रकाशिक यंत्र में सबसे प्राकृतिक जो प्रकाशिक यंत्र है वो है हमारा नेत्र, और नेत्र के बारे में वर्णन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाशिक यंत्र के बारे में पहले चालू कर दिया था हमने। तो देखें, ये प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र ये पहले लिखवा दिया है मैंने। और सबसे जो प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है वो होता है हमारा नेत्र। तो प्रकाशिक यंत्र में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र जो है। सबसे पहले प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र जो है वो है हमारा नेत्र। सबसे पहले हम नेत्र का वर्णन पढ़ रहे हैं। आंख, नेत्र। ये जो प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है ये सभी के पास है, हमारे सबके पास एक उपस्थित होता है। देखो, आंखों से हम देखते हैं, तो ये सबसे प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे, फिर डायग्राम के बाद हम इसका वर्णन देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे आंख का, नेत्र का डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। और यहाँ पर जो अगला भाग हम ले रहे हैं, ये देखें, हम आँख का चित्र बना रहे हैं, और इसमें यहाँ पर ये एक उभार वाला हिस्सा होता है, ये
जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, और ये यहाँ पर लेंस होता है। और यहाँ पर पुतली होती है, ये यहाँ से इधर की ओर पुतली को थोड़ा सा साफ सुथरा बनाए, क्योंकि जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो सिकुड़ जाती है, रो जाती है। तो देखें ये तो देखें ये हमने बनाया है आंख का डायग्राम, ये पूरा हो रहा है कंप्लीट। इसमें नामांकन करना है अपन को, इतना वो नहीं है। और यहाँ से सिराएं निकली होती है, दरक तंत्रिका कहलाती है। यहाँ से रेटिना से निकली हुई तो ये हमारे पास जो डायग्राम है, ये है हमारे पास नेत्र का डायग्राम। अब देखें इसमें नामांकन इसको हमें करना है ज्यादा। ये जो है सबसे पारी वाला जो पृष्ठ है, ये कहलाता है श्वेत पटल। कौन सा पटल कहलाता है? ये श्वेत पटल। श्वेत पटल हमें नामांकन जरूरी है, श्वेत पटल। इसके अंदर वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? दूसरे नंबर का जो भाग है, तीन, एक, दो, तीन भाग नजर आ रहे हैं, तो दूसरा है वो रक्तक पटल कहलाता है। कौन सा? रक्तक पटल। ये रक्तक पटल कहलाता है। और अंदर वाला जो भाग है ये कहलाता है दृष्टि पटल, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। ये जो वाला भाग है, ये वाला यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जो आंख के ऊपर आएगी, यहाँ पर ही जो हमें नजर आती है, पूरी चीज इसी की नजर आती है, ये कहलाता है, ये वाला जो भाग है ये रेटिना। कौन सा भाग है? ये दृष्टि पटल। कौन सा भाग कहलाता है? ये सब निकल गया, थोड़ा सा साफ सुथरा बना लें। ये दृष्टि पटल। दृष्टि पटल जिसे हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। और रेटिना नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये वाला जो भाग है ये रेटिना ही है। यहाँ से लेकर मैंने डार्क कर रखा है, पूरा भाग जो अंदर वाला ये रेटिना कहलाता है। इसके सामने ही होता है ये, इसके सामने जो लेंस होता है बिल्कुल उसके सामने वाला भाग रेटिना होता है। तो ये अंदर वाला भाग जो ये रेटिना है। और इसके बाद ये द्रक तंत्रिका कहलाती है। कौन सी तंत्रिका? जो ये आ रही है इधर से, इस प्रकार से अब इधर यहाँ पर चले हम, तो ये जो उबार वाला भाग है, ये उबार वाला भाग कहलाता है कॉर्निया। क्या कहलाता है? ये उबार वाला भाग जो है ये है कॉर्निया। ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक का जो उबार है ये कहलाता है कॉर्निया। कॉर्निया। ये उबार वाला भाग जो है ये कॉर्निया है। और इसके अंदर अगर आगे बढ़े हम, तो इसके अंदर क्या होता है? एक आइरिस मतलब नेत्रोद भरा होता है। ये जो द्रव है इसके अंदर, ये इसे बोलते हैं हम नेत्रोद। क्या बोलते हैं इसको? नेत्रोद। जिसका अपवर्तनांक जो होता है इस द्रव का ये होता है 1.5 के लगभग, ये नेत्रोद है। हमारा कॉर्निया। और ये जो भरा हुआ है ये नेत्रोद।
और इसके जस्ट जो बीच में होती है वो कहलाती है ये तो हो गया हमारे पास नेत्रोत। और आइरिस जो होगी, ये जो बनी हुई है ये आइरिस है, जिसको पुतली कहते हैं, आइरिस। और आइरिस मतलब सॉरी पुतली तो हो गई, ये बीच वाला जो भाग हो गया वो पुतली हो गई, मतलब इसी गुणनकार इसका काम करती है। और नेत्र लेंस, ये बीच जो है ये वाला ये नेत्र लेंस है, पूरा नेत्र लेंस है ये नेत्र लेंस। तो इसको हम नाम डाल सकते हैं यहाँ नेत्र, थोड़ा सा नीचे डाल दें, नेत्र लेंस। ये जो है ये नेत्र लेंस है वाला, ये हमारा इसका नामांकन है। पुतली जो होगी और आइरिस ये हो गया, पुतली तुम्हारे पास आ गई, ये बीच में यहाँ ये पुतली, ठीक है, ये हमारे ये। और अंदर जो भरा हुआ है ये है काछाब द्रव। और ये जो पीछे की जो पेशियां होती है इसकी, ये जो हमने बनाई थी यहाँ पर, ये पेशियां आई, ये पक्षमाभि पेशियां कहलाती है। कौन सी पेशियां कहलाती है? ये वाली जो है ये कहलाती है पक्षमाभि, पक्षमाभि पेशियां, ये पक्षमाभि पेशियां। और जो ये अंदर भरा हुआ है ये काछाब द्रव। कौन सा द्रव है? ये पूरा इसमें भरा हुआ है विट्रियस ह्यूमन, काछाब द्रव, ये जो भरा हुआ है इसके अंदर ये है काछाब द्रव, विट्रियस ह्यूमन, काछाब द्रव। ये हो गया हमारे पास नेत्र का चित्र। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रकाश आता है वो सबसे पहले कॉर्निया से होकर गुजरता है, कॉर्निया पर आकर टकराता है, फिर यहाँ से ये इस पर ये जो नेत्रोदेश में प्रवेश करता है और यहाँ पर इसका अपवर्तन होता है। और ये अपवर्तित प्रकाश यहाँ पर इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है नेत्रोद का। अब आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर ये जो हमारा लेंस है नेत्र लेंस, इस पर जाकर टकराता है, यहाँ से इसका अपवर्तन होकर ये काछाब द्रव से होकर गुजरता है और इसका जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल रेटिना पर बनता है। ये पूरी इसकी रचना, पहले तो हम इसकी रचना लिखेंगे, फिर इसका जो भी मैंने बताया इसको लिखना है। तो सबसे पहले थ्योरी लिखोगे, यह एक गोलाकार गेंद की भांति होता है। क्या है? नेत्र गोलाकार गेंद की भांति होता है जिसकी रक्षा करने के लिए एक श्वेत अपारदर्शक भाग नेत्र को ढके रहता है। देखा होगा हमारे आंख में सफेद सफेद सा एक पर्दा होता है कि कोई अगर चोट लगे तो पहले उस पर लगे। यह एक गोलाकार गेंद की भांति, सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख रहे हैं हम, यह एक गोलाकार, यह एक गोलाकार, यह एक गोलाकार गेंद की भांति होता है। यह एक गोलाकार गेंद की भांति होता है जिसकी रक्षा करने के लिए एक श्वेत अपारदर्शक भाग, जिसकी रक्षा करने के लिए, जिसकी रक्षा करने के लिए श्वेत अपारदर्शक, श्वेत अपारदर्शक पर्दा या भाग, श्वेत अपारदर्शक भाग, भाग कर दो पर्दे की जगह, अपारदर्शक भाग नेत्र को ढके ढके रखता है। हमारा जो नेत्र है उसके चारों ओर पर्दा है, मतलब जो क्या नाम है भाग है जो श्वेत होता है, नेत्र को ढके रखता है। इस श्वेत पटल के मध्य में उभरे हुए, ये श्वेत पटल जो है इसके मध्य में उभरे हुए क्या होते हैं? उभरे हुए पृष्ठ को कॉर्निया कहते हैं। इस श्वेत
पटल के मध्य में, श्वेत पटल के मध्य में उभरे हुए, श्वेत पटल के मध्य में उभरे हुए पृष्ठ को, उभरे हुए पृष्ठ, ये उभार वाला जो पृष्ठ है, उभरे हुए पृष्ठ को क्या कहते हैं हम? उभरे हुए वक्रीय पृष्ठ डाल दो अगर चाहो तो पूरा क्लियर करने के लिए। उभरे हुआ पृष्ठ, उभरे हुए वक्रीय पृष्ठ को, वक्रीय पृष्ठ को कॉर्निया, वक्रीय पृष्ठ को कॉर्निया कहते हैं। उभरा हुआ जो ये वक्रीय पृष्ठ है, ये क्या कहलाता है? कॉर्निया, जो ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख रखा है, कॉर्निया कहते हैं। अब क्या हो गया? ये जो कि एक पारदर्शक लेंस होता है, क्या होता है? ये पारदर्शी लेंस होता है। इसके पीछे आइरिस नामक अपारदर्शक पर्दा, क्या होता है? आइरिस नामक अपारदर्शक पर्दा लगा होता है। आइरिस नहीं लिखा अपन ने, ये रहा, ये आइरिस, ये दो आइरिस, ये आइरिस, ये पर्दा है, कॉर्निया कहते हैं। और जो कि एक पारदर्शी, जो कि एक पारदर्शी क्या होता है? लेंस, जो कि एक पारदर्शी लेंस होता है। जब भी तो किरण गिरेगी जो इसमें से, क्या होगा? उसका अपवर्तन होगा। क्या होगा? पारदर्शी लेंस होता है। इसके पीछे आइरिस नामक, इसके पीछे क्या है? आइरिस नामक, इसके पीछे आइरिस, आइरिस नामक, इसके पीछे आइरिस नामक क्या लगाता है? एक अपारदर्शक पर्दा। इसके पीछे आइरिस नामक एक अपारदर्शक पर्दा, एक अपारदर्शक पर्दा होता है। जिसके केंद्र में एक छोटा सा, जिसके केंद्र में क्या होता है? एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। ये इसके केंद्र में एक छोटा सा छिद्र है, ये जिससे प्रकाश जाता है। इसके केंद्र में, जिसके केंद्र में, अपन ने थोड़ा गैप ज्यादा बनाया क्योंकि तुम्हें, आप लोगों को नजर आ जाए, पारदर्शी पर्दा होता है जिसके केंद्र में एक छोटा सा, जिसके केंद्र में क्या होता है? जिसके केंद्र में एक छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे पुतली, जिसे पुतली कहते हैं। तो देखें, ये उभार वाला भाग है जिसको कॉर्निया कहते हैं। इसके पीछे ये एक अपारदर्शक पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं, और आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, ये यहाँ से प्रकाश जाने के लिए, जिसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुतली कहते हैं। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित रखती है। जो आइरिस होता है, ये पुतली के आकार को नियंत्रित रखता है। अब बात करें कैसे नियंत्रित रखता है, कि जैसे तेज धूप, जैसे बहुत ज्यादा रोशनी में हम चल जाए तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती, पर अब हम आंखों को बंद कर लेते हैं। और जब हमें रोशनी कम नजर आती है तो हम आंखों को फाड़ के देखते हैं, तेज करते हैं आंखों को। तो ये क्या करता है? इसकी पुतली के आकार को क्या करता है? कम या ज्यादा करने का काम कर। ज्यादा रोशनी तो कम कर देगा, कम रोशनी तो ज्यादा खोल देगा। तो ये क्या करता है? ये आइरिस इस पुतली के आकार को नियंत्रित रखता है। तो आगे लिख सकते हैं अपन, आइरिस, आइरिस पुतली के आकार, आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित रखता है। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित रखता है। और
तेज प्रकाश में आइरिस पुतली को क्या करता है, पुतली के आकार को कम कर देता है, और क्या धुंधले प्रकाश में पुतली के आकार को बढ़ा देता है। तो आगे लिख सकते हैं अपन, तेज प्रकाश में, तेज प्रकाश में आइरिस पुतली के आकार को कम कर देता है, तथा क्या करता है, आइरिस पुतली के आकार को कम कर देता है, तथा धुंधले प्रकाश में पुतली, तथा धुंधले मतलब कम प्रकाश में, तथा धुंधले प्रकाश मतलब कम प्रकाश में, कम प्रकाश, तथा धुंधले प्रकाश मतलब क्या हो गया, कम प्रकाश में पुतली अधिक प्रकाश ग्रहण करे। अधिक प्रकाश ग्रहण करे तो कहने के लिए क्या, बड़ी हो जाती है। तो ये क्या करता है, तो क्या जाएगा, आइरिस पुतली के आकार को कम कर देता है, तथा धुंधले प्रकाश में आइरिस पुतली के आकार को बढ़ा देता है, ताकि वह अधिक प्रकाश ग्रहण कर सके। मतलब कम प्रकाश है तो वो क्या कर देगा, उसको बढ़ा देगा, जिससे कि ज्यादा प्रकाश को ग्रहण कर सके। आइरिस कैमरे, जो आइरिस होता है कैमरे के डायफ्राम की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ इसको लिख दो, आइरिस जो होता है मतलब कम ज्यादा करना, आइरिस कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करता है। कैमरे के डायफ्राम की तरह क्या करता है, ये कार्य करता है, मतलब कम ज्यादा करना। तो आइरिस के पीछे लचीले पदार्थ का बना, या आइरिस के पीछे क्या है, लचीले पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। आइरिस के पीछे लचीले पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है। ये एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस तक आ गया, नेत्र लेंस कहते हैं। अब क्या होगा, ये नेत्र लेंस कहते हैं, पक्षमापी पेशियों के द्वारा नेत्र की आकृति को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित की जा सकती है। और ये पीछे जो पक्षमापी के पेशियां हैं, ये नेत्र के लेंस की आकृति को क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। तो आगे लिख सकते हो, तो पक्षमापी पेशियों के द्वारा, पक्षमापी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की आकृति को परिवर्तित किया जा सकता है। नेत्र लेंस की आकृति को परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या होगा, जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल सकती है। जिससे क्या होगा, जब इसकी आकृति परिवर्तित हो जाएगी तो फोकस दूरी भी बदल जाएगी, जिससे नेत्र लेंस की क्या होगी, जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल सकती है।
जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल सकती है। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, परिवर्तित कर सकते हैं। और इस लेंस के द्वारा वस्तु का उल्टा छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होगा फिर, इस लेंस के द्वारा वस्तु का उल्टा छोटा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब का, कॉर्निया एवं नेत्र लेंस के मध्य, कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य क्या होता है, क्या भरा रहता है भाई, मध्य एक द्रव भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेत्रोद। क्या बोलते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव। तो क्या हो गया, पैराग्राफ चेंज करके, कॉर्निया एवं नेत्र लेंस के मध्य एक द्रव भरा होता है, जिसे नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। मतलब इन दोनों के मध्य, यहाँ से लेके ये जो दो डॉट मैंने बना रखा है, ये क्या है, यहाँ पर जो बना हुआ है नेत्रोद है, जिसे हम जलीय द्रव भी करते हैं। किसके मध्य होता है, कॉर्निया और लेंस के मध्य। और कॉर्निया के सामने नेत्र का महत्वपूर्ण भाग, कॉर्निया के सामने जो इधर है नेत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, कॉर्निया के सामने नेत्र का महत्वपूर्ण भाग दृष्टि पटल, महत्वपूर्ण भाग रेटिना जिसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। महत्वपूर्ण भाग रेटिना होता है, या क्या होता है, ये दृष्टि पटल होता है। तो ये इसके जैसे सामने ये जो भाग है वो दृष्टि पटल रेटिना। तो ये क्या हो गया, नेत्र लेंस एवं रेटिना के मध्य, नेत्र लेंस एवं रेटिना के मध्य क्या पता होता है, बीच एक लेसदार गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, जिसे हम काछाप द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य, नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य क्या भरा होता है, नेत्र लेंस एवं रेटिना के मध्य लेसदार गाढ़ा पदार्थ, लेसदार गाढ़ा पदार्थ होता है, लेसदार गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, जिसे काछाप द्रव या विट्रियस ह्यूमर
विट्रियस विमोर कहते हैं। तो ये पूरे नेत्र की रचना हो गई। अब ये तो होगी इसकी रचना वगैरह जो दे रखी थी नेत्र की रचना। अब किस प्रकार से वर्क करेगा वो हमें देखना है कि प्रकाश कोर्निया में प्रवेश करते हुए पुतली में से गुजरता है, जो मैंने आपको पहले समझाया है उसको अब हम देखते हैं। ये तो आंख की जो रचना थी जो हो गई। अब हम ले रहे हैं कार्य प्रणाली इसकी। अब आगे शुरू करने पर कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली देखो क्या होगा, प्रकाश कोर्निया में, जो प्रकाश है वो कोर्निया में प्रवेश करेगा और प्रवेश करते पुतली में से गुजरता है। ये पुतली जो है पुतली में से होकर गुजरेगा तो यहाँ पे इसका अपवर्तन हो जाएगा और अपवर्तन होने के बाद ये क्या होगा, नेत्र लेंस से प्रवेश करेगा और नेत्र लेंस से फिर इसका अपवर्तन होगा और यहाँ पर जो है काचा प्रव से होकर ये कहां पर जाकर गुजर जाएगा, दृष्टि पटल पर चित्र को बनाता है। तो यहाँ लिख दो हम प्रकाश प्रकाश कॉर्निया, प्रकाश कॉर्निया में से, प्रकाश कहां से, कॉर्निया से, प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता है। प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करते करते हुए पुतली में से गुजरता है। कॉर्निया प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता हुआ नेत्रोद प्रवेश करता हुआ नेत्रोद से पुतली, नेत्रोद से पुतली में से, नेत्रों से पुतली में होता हुआ, कहां से, पुतली में से गुजरता है। या नेत्रों से पुतली में से, या लिख लो प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता हुआ नेत्रोद में से, इसको लैंग्वेज को अपन सही करें, प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता हुआ नेत्रोद से होता हुआ, या ऐसा करो इसको ऐसा करते हैं, प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करके नेत्रोद से होता हुआ, कहां से, यहां से प्रवेश करता है और नेत्रोद से, नेत्रोद से होता हुआ किसमें, पुतली, पुतली में से गुजरता है, पुतली में से गुजरता है, जिसे नेत्र लेंस फोकसित करके, जिसे क्या करता है, जिसे नेत्र लेंस फोकसित करके, नेत्र लेंस फोकसित करके इसका प्रतिबिंब क्या करेगा, नेत्र लेंस फोकसित करके रेटिना पर प्रतिबिंब करके, रेटिना पर प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब क्या कर देता है, बना देता है, प्रतिबिंब बना देता है। मतलब प्रकाश यहां से चला, कोर्निया से प्रवेश किया, नेत्रों से होता हुआ या नेत्रों में से पुतली में से होता हुआ कहां पर, नेत्र लेंस पर पड़ता है, नेत्र लेंस इसका कहां पर, रेटिना पर क्या करता है, प्रतिबिंब बना देता है। रेटिना तंत्रिका तंतुओं की एक पतली झिल्ली होती है। रेटिना तंत्रिका, रेटिना तंत्रिका किसकी, रेटिना, रेटिना तंत्रिका तंतुओं की, तंत्रिका तंतुओं की एक पतली
एक पतली झिल्ली, पतली झिल्ली होती है। मतलब जो रेटिना है वो तंत्रिका तंतुओं की एक पतली झिल्ली होती है जिसमें शलाका एवं शंकु होते हैं, जिसमें होते हैं, आकृतियां बनी रहती है, उसमें शलाका एवं शंकु होते हैं जो प्रकाश की तीव्रता एवं रंगों के प्रति, जो प्रकाश की तीव्रता एवं रंगों के प्रति संवेदनशील, के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं और संकेत तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। एवं संकेत क्या तथा होते हैं और संकेत तंत्रिका तंतुओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और मस्तिष्क सूचना को संसाधित करके प्रतिबिंब को सीधा बता देता है। सूचनाओं को क्या करता है, ये संसाधित करके प्रतिबिंब को सीधा क्या करता है, मस्तिष्क सूचनाओं को संसाधित करके प्रतिबिंब को सीधा बताता है। ठीक है, इसको ऐसे आवश्यकता भी नहीं, केवल यहाँ तक मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, बस यहाँ तक। इसको अगर चाहें तो केवल इसको भी अपन लिख सकते हैं, केवल आगे नहीं बढ़ाया तो, क्योंकि वो तो केवल क्या करता है, प्रतिबिंब को सीधा बताता है। ये हो गया हमारे पास नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस की समझना है कि पहले तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी 2.5 नोट लगाकर लिख लें सबसे पहले हम, ये चीज हमारे काम आएगी। नोट नेत्र लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी 2.5 मतलब 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है नेत्र लेंस की फोकस दूरी? कितनी? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? नेत्र लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नेत्र की समंजन क्षमता, जो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। फिर इसके दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, फिर उनके निवारण, वो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। थैंक्स।